गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसकी ज़रूरत, उसकी परिभाषा की और उसके शब्दों के अर्थों को जानने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से अध्यापिका अपने छात्राओं को, जिसका नाम मेरी है, उसको बताती है कि लोकतंत्र की परिभाषा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे पहली वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि यह एक सरल परिभाषा है। अब सरल परिभाषा है तो यहाँ पर क्या बात बताई है कि लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार। और वैसे कहा भी यही जाता है, आपको भी पता है, सबको मालूम है कि लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तभी तो इसको जनता का शासन यानी लोकतंत्र कहा जाता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के में अंतर करती है। अब यहाँ पर म्यांमार के बारे में बताया है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, फिर भी वहाँ सेना का शासन लागू हुआ। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के क्या बन गए? शासक बन गए। सेना जिनके हाथों में थी वही क्या बन गए? शासक। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि कुछ जगह पर राजशाही शासन होता है, जैसे सऊदी अरब में, नेपाल में। तो सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब में जहाँ शाह सुल्तान ही वहाँ के शासक होते हैं। फिर आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं राज परिवार से संबंधित, वो सब क्या बनते हैं? उनके बाद शाह का शासन संभालते हैं। तो यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव नहीं होता, बल्कि राजशाही परिवार से ही शासक बनाया जाता है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर यदि बिना सोचे समझे किया तो फिर भी उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। नतीजे तक यह बात नहीं पहुंच सकती। अध्याय 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना ही होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और इसकी विशेषताओं को जानेंगे। इसके लिए हमें लोकतंत्र की विशेषता का जानना अति आवश्यक है। अब जैसा कि हमने पहले शुरुआत में पढ़ा कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है और जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है और सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किस अधिकारी को चुनाव हुआ या होना चाहिए। इसके आगे जो बिना चुने हुए अधिकारी भी इसमें क्या भाग ले सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। वो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए और कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जब हम इस बारे में बात करते हैं तो आती है। प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत में से भाग लेना जरूरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये सारी बात। इसके अलावा सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, या शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखाओं में बनकर काम करना जरूरी है, या क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। इन सब के उदाहरणों की जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। कई बार हमने देखा है कि सत्ता पलट हो जाती है, सत्ता बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है, जैसा कि हमने देखा था 1999 में पाकिस्तान देश जो हमारा
पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, सैनिक शासन लागू करके, और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसलिए बड़े पैमाने पर इसमें क्या हुई है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को उन्होंने क्या कर दिया, भंग करने वाली बात इस ऑर्डर में कर दी कि मतलब ये सब क्या हो सकता है, भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को सब कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में थी, सेना के, यानी जनरल मुशर्रफ के पास। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही नहीं चर्चा कर सकते हम। पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया, हमेशा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक थे ही नहीं, वे अंतिम फैसला ही नहीं कर सकते थे। और ये फैसला कौन कर सकता था, सेना के अधिकारी। जनरल मुशर्रफ के हाथ में था सब कुछ, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार और संसद होती है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। बाकी पूरा दबदबा किसका रहता है, सैनिकों का, और जो सत्ता पर अधिकार किए होता है। असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिनके लिए जनता जिम्मेदार नहीं होती, इन्हें जनता नहीं चुनती। देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये क्या है, तानाशाही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ही पास होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।